हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। और अगर आप किसी अदर एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो कि नेशनल लेवल का है या जहां पर आपको मीडियम इंग्लिश में चेंज करने से हेल्प हो सकती है, देन ऑल्सो यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। और हम कैसे करेंगे, ठीक। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि इज इट पॉसिबल टू चेंज द मीडियम। यस ऑफ कोर्स 100% इट इज पॉसिबल टू चेंज द मीडियम। व्हाई इट इज पॉसिबल? क्योंकि आपके माइंड में आया, यू हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यस इफ यू आर चेंजिंग द मीडियम नॉट योर गोल, इफ यू आर चेंजिंग द मीडियम, आप रास्ता बदल रहे हैं जस्ट टू अचीव योर गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। और आप हमेशा अपने दिमाग में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखिए। कोई आपसे कुछ भी कहे, कोई इंग्लिश का कितना मजाक उड़ाए, कोई कुछ बोले, बट ये देखिए कि वो लोग कहां पर हैं जो इंग्लिश का मजाक बनाते हैं, ठीक है ना। आपको हिंदी मीडियम की हमेशा इज्जत करनी है, आपको हिंदी भाषा की हमेशा इज्जत करनी है, हम सभी करते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द sake of getting into some kind of examination which requires that yes if there is a good study material, quality study material available, राइट, तो हम क्यों नहीं ऑप्ट करें, हम क्यों हाईवेज पर आए, हम क्यों खड़ंजे वाली रास्ते पर चलें कि जहां हमें रास्ता भी देखना पड़े, स्टडी मटेरियल भी देखना पड़े, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी देखना पड़े, ऑप्शंस को भी देखना पड़े, हमें हर चीज को देखते हुए और अपना गोल को भी देखना पड़े, ठीक है ना। तो हम ऐसा रास्ता क्यों चलें? अगर ऐसा रास्ता अवेलेबल है, जो भी सबसे अच्छा अल्टरनेटिव अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना, एक विकल्प जो सबसे अच्छा अवेलेबल है कि यार इंग्लिश मीडियम से अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट है नहीं, ना मैं आपको बता सकता हूं ना दुनिया में कोई आपको बता सकता है। अगर वो बताता है तो वो क्लिक बेट है, वो झूठ है, उससे कुछ नहीं होगा, आप खुद कोशिश करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम यहां पर किस तरीके से कर रहे हैं, देखिए उसका कोई एक अच्छा सा एक वो भी होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए कि आपको समझ में आए, आपको ये पढ़ के लगे। अगर आपको ये पढ़ के लगे कि हाँ मुझे समझ में आया तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ऊपर से निकल जाए तो बोलेंगे अरे बकवास है, फिर तो आप देखना बंद कर दो बिल्कुल। क्योंकि जो भी कुछ करना है वो करना आपको ही है, मेरा काम जो है पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। तो 99% आपके हाथ में ये कि अगर आप अपना मीडियम चेंज करते हो, सिलेक्शन आपका होगा, रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, लाइफ आपकी बेटर होगी, ठीक है। तो वो आपके हाथ में, बट मैं आपको बता रहा हूं कैसे करते हैं, ठीक है। स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, ऑलराइट। बाकी अदर भी जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, आपने केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, 6th क्लास की ये एनसीईआरटी है, इसका नाम है आवर पास्ट, ठीक है ना। फर्स्ट इसका चैप्टर है, इसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये उसका 18th पैराग्राफ है। इससे पहले 17 जो पैराग्राफ्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उनको कैसे डिस्कस किया है, सबसे पहले मैं इसकी आपको रीडिंग करके बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 वर्ड है तो इनको साथ में मिला के एक साथ पढ़ते हैं, या कुछ वर्ड्स को इंडिविजुअली पढ़ते हैं, या किसी वर्ड्स पे ज्यादा इंप्रेस करना पड़ता है, ज्यादा दबाव डालना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है ना, या किसी वर्ड्स को जस्ट छू के निकल जाते हैं, टच एंड गो करके निकल जाते हैं, ठीक है ना। कहां फास्ट पढ़ना है, कहां पे रुकना है, कहां पे ज्यादा हमें हल्का सा रुकना है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। बट ये सब कैसे आएगा, इसको कोई लिख के आपको देगा या आपको आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग बताएगा, उससे नहीं आएगा। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, और आपको जो भी कुछ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपके सामने कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। सो आई एम द एग्जांपल, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं, यू हैव टू जस्ट इमिटेट, ठीक है ना। आपको बस नकल करनी है जैसे मैं कर रहा हूं। और किसी भी चीज को सीखने के लिए स्टार्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे और थोड़ा सा जूझेंगे नहीं उस चीज से, ठीक है ना, जिगल नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस नहीं आएगा तो कैसे सीखेंगे। बट उसके बाद आ जाएगा, ये पक्का है, ठीक है ना। मैं झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूं, बट आप मेहनत करोगे पक्का आपको आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर हियर, आई विल बी देखो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसकी मैं रीडिंग करके बताऊंगा, फिर इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो होता है उच्चारण कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। सा शा इसमें भी आप अंदर समझिए, ठीक है ना। तो उच्चारण करके बताएंगे कैसे करना है। फिर इसके इंपॉर्टेंट जो भी वोकैबुलरीज है ना, क्योंकि जब हम इसका मीनिंग समझेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो वर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग समझेंगे। अगर आपने अब तक 17th लेक्चर्स पीछे के देखे हुए हैं तो आपको 99% वोकैबुलरीज इसमें से आती हैं, ठीक है ना। तो आप वहां से, और गूगल कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी लेकर के बैठना है। एक तरफ जो भी ग्रामर, जितनी जरूरी ग्रामर है उसको भी बनाएंगे, ठीक है ना। जो नेसेसरी ग्रामर है हमारी, ठीक है ना, वो आपको बताई जाएगी जहां पर है, ठीक है, वो ग्रामर बताएंगे। और क्यों आपको सिर्फ नेसेसरी बताई जाएगी इसको भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे बात अपने शब्दों में, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तो टेक्स्ट है नहीं कि ये इंग्लिश की बुक है तो इसकी हिंदी की बुक भी हम लोग अपने साथ में लेके बैठे हैं, वो सेम टू सेम देख लिया, इसमें अपने शब्दों में जो हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर जैसे स्टार्ट करता है कोई कि पहले ये थोड़ा लिखेगा, फिर उसको मतलब ये करेगा गलत, अरे ये तो गलत हो गया, फिर उसको फिर से रिकरेक्ट करेंगे, फिर सही करेंगे, फिर उसका सही सेंस निकालेंगे, ठीक है ना। फिर एट द एंड हम स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ा बोल करके भी देखेंगे। जैसे होता है ना कि अब भैया बोलना है तो आदमी का ऊपर नीचे देखने लगता है, थोड़ा नर्वस रहता है, कैसे बोलेगा, ठीक है ना। तो वो भी मतलब स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कैसे हो सकती है, देखिए अगर आप चाहो तो हो सकता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है ना, जहां चाहे वहां राह है, ठीक है ना। सो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका फर्स्ट चैप्टर है ये व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है ना। एंड ये हमारा 18th पैराग्राफ है। आप जब अपनी इंग्लिश की बुक को खोलेंगे, ठीक है ना, तो आपको सोशल साइंस की ये बुक है, ठीक है ना, तो जब आप अपनी बुक को खोलेंगे उसमें 18th पैराग्राफ आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। और मैं छोटा छोटा इसलिए पढ़ा रहा हूँ पैराग्राफ में, जिससे कि एक जो बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, इंग्लिश मीडियम से बहुत ज्यादा डरता है बट पढ़ने में अच्छा है, बट इंग्लिश मीडियम से बहुत डरता है कि इंग्लिश में कैसे करेंगे, उन लोगों के लिए है कि बिल्कुल स्क्रैच से, बिगिनिंग से, शुरू से कैसे शुरू करें, ठीक है ना। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बिसाइड्स, सबसे पहले रीडिंग करते हैं, ठीक है ना। बिसाइड्स, बिसाइड्स जहां कम लोगों हल्का सा ब्रेक लेना है। बिसाइड्स ये इनिशियल स्टेज पे है, उसके बाद आप खुद ही खेलो लोगोगे। जैसे आप पहले क्रिकेट खेलते हो तो पहले बॉल को बहुत देखते हो, बट एक टाइम पर जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, फिर सिक्सेस, फोर्स, जैसे आप देखा होगा ना सूर्य कुमार यादव, वो कैसे कैसे शॉट्स खेलते ना, तो उनको खुद पर मतलब आ गया, बिल्कुल हिम्मत आ गई, कमांड कर लिया उन्होंने ऐसे है ना। तो ऐसे ही करना आपको, ठीक है। चलिए बिसाइड्स, बिसाइड्स there is another kind of difference. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about. We know a great deal about kings and the battles they fought, because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folks, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did, while archaeology helps us to find out about their lives. There is much that remains unknown. ठीक है ना, फिर से पढ़ते हैं एक बार। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought, because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folks, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did, while archaeology helps us to find out about their lives. There is much that remains unknown. ठीक है ना, ऐसे पढ़ना है। अब इसकी रीडिंग हो गई, मैंने आपको उच्चारण बता दिया, ठीक है ना। अभी इसका मीनिंग देखते हैं कि, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके मीनिंग्स हैं उनको देखते हैं। जैसे हमारा ये हो गया बिसाइड्स, हो गया बिसाइड्स, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने लिख दिया पहले, ये देखिए, ये बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या अलावा। बट इंडिविजुअली अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग याद, जैसे मान लीजिए आपको बहुत लोगों को बताओ कि रोज आप 2-4 वर्ड याद कर लो, है ना, रोज आप उसे डिक्शनरी से याद कर लो। क्यों? या अगर मान लीजिए ये वर्ड आपने याद किया, अब इसको कहां यूज करोगे आप बताओ? या तो आप खुद से स्टोरी क्रिएट करो, ठीक है ना, तो फिर आपकी 5-6 गुना ज्यादा मेहनत है, वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि यहां पर जब आपको ये वर्ड मिलेगा तो किस कंटेक्स्ट में ये वर्ड है, इसका संदर्भ क्या है, क्यों ये यूज हो रहा है, किस पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ ये यूज हो रहा है, किस कहानी में यूज हो रहा है, उसका मतलब क्या है, तो फिर इसका मतलब आप समझ जाओगे। फिर आपको अलग से स्टोरी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी स्टोरी आपके पास रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त या अलावा। फॉट मतलब ये फॉट मतलब लड़े, ठीक है ना। फाइट, फॉट, ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। फॉट मतलब लड़े, बस इतना समझो आप। फॉट मतलब लड़े। अनदर मतलब एक और आपका हो गया। बैटल्स मतलब युद्ध हो गया, ठीक है ना। रिकॉर्ड्स मतलब अभिलेख हो गए, इधर सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। रिकॉर्ड्स मतलब अभिलेख हो गए। विक्ट्रीज मतलब जीत हो गई। जनरली क्या होता है, जनरली कहां लिखा हुआ है आपका, जनरली नहीं लिखा, ओनली, ओके। इसका मतलब होता है आमतौर पर, ठीक है ना। आमतौर पर मतलब आमतौर पर, जैसे मतलब जनरली खाना खाते हैं, जनरली वी गो टू दैट रेस्टोरेंट, ठीक है ना। आमतौर पर हम लोग उसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, ठीक है ना। जनरली हो गया। ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य पीपल, हम सभी लोग सामान्य पीपल हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, ठीक है। हंटर्स मतलब शिकारी। फिशिंग फोक्स मतलब जो हमारे मछुआरे होते हैं, ठीक है ना, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, ठीक है ना, या मत्स्य पालन करते हैं मछुआरे, ठीक है। गैदर्स मतलब जो लोग कुछ इकट्ठा करते हैं, जैसे मतलब जंगल से लकड़ी मतलब इकट्ठा करके रख लिया, शहद इकट्ठा करके रख लिया, फूल पत्तियां ऐसे करके, वो लोग होते हैं। बहुत बहुत पहले की बात हो रही, ठीक है ना। फार्मर्स तो किसान होते हैं। हर्डर्स मतलब क्या होता है, पशुपालक होते हैं हमारे, ठीक है ना। जो पशुपालक होते हैं या हमारे होते हैं जो मतलब जानवरों को ले जाते हैं चरवाने के लिए, ठीक है ना, खाना वाना उनका जो भी होता है, ठीक है। डिड नॉट कीप, अब इसका डिड नॉट कीप का मतलब ये हमारा ग्रामर का पॉइंट है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। डिड नॉट कीप मतलब नहीं रखते थे। आपको जहां ये फ्रेज मिले डिड नॉट कीप, देखिए ये जो डिड है ना, डिड इसके बाद जो भी वर्ब आएगी, और ये याद कर लीजिएगा, डिड जब भी आएगा तो किसी वर्ब के पहले ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब क्यों बोलते हैं किसी, क्योंकि वो किसी वर्ब को हेल्प कर रहा है। तो ये जो है कीप मतलब होता है रखना। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये मार्कर है, इसको मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया, है ना। सो आई केप्ट दिस मार्कर इन माय पॉकेट, ठीक है ना, इसको मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया। तो मैंने क्या किया, कीप मतलब रखना, तो मतलब ये एक्शन हो गया। एक्शन मतलब वर्ब हो गया, मतलब मैंने कोई काम किया, हाथ से ऊपर से लेकर इसको अंदर रख लिया, ठीक है। एंड ये जो डिड है ये हेल्प कर रही है इसको, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब ये डिड क्यों कर रही है, डिड मतलब ये कब हेल्प कर रही है, पास्ट में कोई एक्शन मैंने लिया जिसका अभी से कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए इसको डिड बोलते हैं। अभी मैं इसको आराम से समझा दूंगा, ठीक है ना।
ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारे मतलब रिकॉर्ड्स मतलब अभिलेख हो गया, बाकी सब आपको पता है। वाइल मतलब हो गया जबकि, वाइल मतलब जबकि, जबकि घबराइए नहीं, अगर करना चाहते हैं तो हो जाएगा, एक बार अच्छे से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा ना। आर्कियोलॉजी आपका होता है पुरातत्व, पुरातत्व विज्ञान होता है, ठीक है ना, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान है ना, जिससे हम अपनी जो भी कार्बन डेटिंग की होती है ना, हमारी जो भी टेक्निक्स होती हैं कि मान लीजिए एक हमारा ट्री है तो ये कितने सौ साल पुराना हो सकता है, ठीक है ना, इसकी एज क्या है, तो वो सब हम निकालते हैं, ठीक है ना। और जैसे हमारे मतलब बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा रेड फोर्ट है तो रेड फोर्ट में अगर कोई स्टोन लगा हुआ है तो उसको आर्कियोलॉजी के थ्रू पता कर सकते हैं कितने साल पहले का पुराना हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें होती है, ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, ठीक है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें जो भी हमें स्नानागार मिला है या अन्नागार मिला है, ठीक है ना, इस तरीके की जो भी चीजें मिली हैं हमें, ठीक है, उनको पता लगाने के लिए हम आर्कियोलॉजी की मदद लेते हैं, ठीक है ना। आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी हो गया पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व मतलब पुराने जो भी तत्व हैं उनको पता लगाने का जो विज्ञान है उसको बोलते हैं पुरातत्व विज्ञान, ठीक है ना। छोटा छोटा इसको ब्रेक कर दे, ठीक है ना। हेल्प मतलब हेल्प करना, फाइंड आउट अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है ना, देयर मतलब उनके, लाइफ मतलब जिंदगी, जिंदगी, ठीक है ना, जिंदगी, ठीक है ना। एंड देयर इज मच दैट रिमेन्स, रिमेन्स मतलब जो हमारा बचा हुआ है, अननोन मतलब जो नहीं जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसके वर्ड मीनिंग हमने कर ली, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने रीडिंग कर लिया, प्रोनाउंसिएशन कर लिया, वर्ड मीनिंग हमने कर लिया, वोकैबुलरीज हमने कर लिया, ठीक है। अब जो ग्रामर का पार्ट है, अब ग्रामर देखिए, अब क्यों आपको मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि इंग्लिश को मीडियम आप ऐसे चेंज करिए, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा एग्जांपल इस तरीके से मैं आपको देता हूं। अब मैं आपको पढ़ाता हूं ग्रामर, ठीक है ना। मान लीजिए ये चीज मैंने स्टार्ट किया, आप मान लीजिए मेरी क्लास में आए हो, ठीक है, ग्रामर में आप आए हो पढ़ने, ग्रामर, ठीक है। अब ये ग्रामर है, ठीक है, इसमें एक चीज मैंने पढ़ाई आपको, ये डिड है। अब मैंने बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना, मैंने डिड को बताया, ये हमारा ये है, ठीक है। अब आप समझ गए, अच्छा सर बता रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप समझ गए, आपने सिर्फ नेम ही सुना है, नाम ही सुना है पास्ट इंडेफिनिट का, अब ये समझ गए कि ठीक है इसमें पास्ट, तो डिड जहां है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। आपने मान लीजिए रट्टा लगा लिया, याद कर लिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक्शन हुआ है पीछे बहुत सौ साल पहले जो कि कंप्लीट हो चुका है, उसका आज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया मतलब कि ये जहां भी लगेगा इसका मतलब है कि पीछे कोई एक्शन हुआ है कुछ सौ साल पहले, कोई एक्शन, कोई क्रिया ऐसी हुई है जिसका आज से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर हम इसका डिड का यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब ये हो गया, ठीक। अब इससे अगर इसमें कुछ है नहीं ग्रामर बताने की, ठीक है ना, डिड बस इतना ही है, कहीं भी पढ़ोगे इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब बताइए कि अब आप ये ग्रामर आप जान गए, अब आपको मैं बोलूं कि आप जो 10 सेंटेंस मुझे बना के दिखाओ, या आप मुझे 2 4 5 सेंटेंसेस को बना के दिखाओ, आप बना पाओगे? अगर आप कुछ नहीं आता तभी तो आप ये सीख रहे हो ग्रामर पहले, ठीक है ना। फिर अगर मैं आपसे ऊपर कह दूं आप मुझे 10 सेंटेंस बना के दिखाओ, और फिर मैं आपसे बोलूं कुछ अच्छा 1 2 सेंटेंस मुझे इंग्लिश में ऐसे ही बोल के दिखाओ जिसमें इसका यूज हो, डिड का यूज हो, आप नहीं कर पाओगे, राइट, नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए इस तरीके से ग्रामर पढ़ने से सिर्फ ग्रामर की नॉलेज इंक्रीज होगी, जहां पर एसएससी का है एग्जाम, ठीक। तो एसएससी के एग्जाम में क्या होता है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको उसमें पूछेंगे कि यहां पे डिड लगा है सही है नहीं लगा, तो आप वहां पे बताओगे हाँ यहां डिड लगा सही है, यहां पे ये गलत है, तो उसके आधार पे मार्किंग होती है, फिर उससे मेरिट बनती है, फिर उससे आपका सिलेक्शन और आपकी रैंक आती है, ठीक है ना। तो उस एग्जाम का पैटर्न अलग है, बट यूपीएससी में आपको जितनी जरूरी ग्रामर जाननी है उतनी ही आपको जाननी चाहिए, और कैसे आपको ग्रामर अप्लाई करना वो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब आप इसको भूल जाओ, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ये डिड मतलब क्या, बस डिड नॉट कीप, मतलब इसका मतलब है डिड नॉट कीप का मतलब नहीं रखते थे, इसको आप एक वर्ड बना के याद कर लो बस, ठीक है ना, वर्ड बना के आप याद कर लो, ठीक है। अब इसका सेंस जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा अच्छा ये भी होता है, तब आप समझेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए क्या करते हैं, अब ये सारे मीनिंग्स जो है ना आपने चलिए लिख लिए होंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, एंड उसके बाद अभी इसको हिंदी में इसका मीनिंग एक बार क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। वो देखते हैं कि मीनिंग इसका क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा या के अतिरिक्त, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा एक और तरीके का, इसके अलावा एक और तरीके का अंतर है, ठीक है ना। आपका ये हो गया काइंड मतलब क्या हो गया, तरीका या प्रकार। फिगरेटिव मीनिंग समझिए, जो इसके साथ में मीनिंग आ रहा है ना वो मीनिंग आपको समझना है, ठीक है ना। जो ये जैसे वर्ड यहां पे यूज हुआ तो ये इस पैराग्राफ में यूज हुआ, तो इस पैराग्राफ के हिसाब से इसका क्या मीनिंग है, तो जब आप वो मीनिंग समझ जाओगे ना फिर आपको आगे अगर कहीं भी वर्ड लिखा होता है बोलोगे नहीं इंडिविजुअल वर्ड का थोड़ी ना कोई मीनिंग याद करना, तब आप वोकैबुलरी नहीं याद करोगे फालतू, फिर आप कंटेक्स्ट में वर्ड को याद करोगे ऑटोमेटिक यहीं से, ठीक है ना। तो काइंड मतलब तरीका या प्रकार, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है ना, फिर सही कर लेंगे जहां भी गलत होगा, इसके अतिरिक्त, फिर कॉमा लगाते हैं, इसके अतिरिक्त
देयर इज, और जो ये वर्ड होता है ना देयर, ये आपका जब भी यूज होगा तो ये किसी चीज की संभावना या कोई चीज जैसे वहां पर एग्जिस्ट करती है, किसी चीज के होने की संभावना को दर्शाता है। जहां पर भी देयर वर्ड का यूज होगा वो कहीं ना कहीं कोई चीज एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है, ठीक है ना, अभी प्रेजेंट में वो चीज है कहीं ना कहीं, इसी की ओर इशारा करता है ये जो हमारा वर्ड है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे कैसे आपको समझ में आएगा, देखिए अभी इसका वर्ड, अभी इसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, मतलब कोई एक और प्रकार का अंतर है, क्योंकि इज लगा हुआ है ना, इस मतलब है अभी प्रेजेंट में है, तो ये यही लगा है देयर, ये कहीं भी किसी भी चीज के होने की संभावना को दर्शाता है। तो अब इसका मीनिंग आपको जान के क्या करना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हो तो देयर मतलब वहां, ठीक है ना, होता है हिंदी में, ठीक है ऐसे। बट अगर आपको इसका ये सेंस आ गया समझ में कि हाँ जहां पर भी देयर यूज होगा उसका मतलब ये है कि कहीं किसी भी वस्तु की या सामान की या किसी घटना की होने की संभावना को दर्शाता है, ठीक है ना। इट शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट एनी प्लेस, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये देयर, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना, अनदर मतलब अन्य या एक और, है ना, अन्य या एक और, है ना, तो एक और मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, ये वाला है ना, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। अब आपको लगभग सारे वर्ड पता है, अब इन वर्ड्स को आपको ऐसे हिसाब से रखना है कि इनका मीनिंगफुल एक मतलब एक इसका अर्थ निकल आए, ठीक है ना। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे ये हमारा सेंटेंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस मान लीजिए बन गया। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे ग्रुप हो गए, ठीक है ना, ये मतलब हमारे इतने सारे ये हमारे हो गए वर्ड, ठीक है ना, इनका एक बन गया ग्रुप, ये पूरा। अब इसको बोलेंगे सेंटेंस। अब अभी नहीं, जब ये मीनिंगफुल कोई इसका अच्छा अर्थ निकल के आएगा जो हमें समझ में आए, तब ये सेंटेंस कहलाएगा। तो अभी मान लीजिए इसके सारे वर्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, जो बच्चों को बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ा उनके लिए भी है, ठीक है ना। ऑफ मतलब का, ठीक है ना, अनदर मतलब अन्य, इस मतलब है, देयर मतलब वहां, ठीक है ना, वहां एक और प्रकार का अंतर है, ठीक है ना, वहां और इसके अतिरिक्त एक और प्रकार का अंतर है, वहां नहीं लिखने की जरूरत हमें यहां लग रही है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से फंक्शनल नॉलेज डेवलप करिए तभी आएगी ना। एक अन्य प्रकार का या एक और प्रकार का, है ना, एक और प्रकार का अंतर है, ठीक है, ये लिख लिया। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट, ठीक है ना। अब नो अ ग्रेट डील अबाउट, ये जहां ये आपको फ्रेज मिले इसका मतलब ये कि किसी भी चीज के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी है, बस इसका मतलब यही। अब इसमें देखिए के बारे में, डील मतलब डील क्या होगा, ग्रेट मतलब ज्यादा, यहां पर ग्रेट का मतलब है ज्यादा, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ, बता रहा है क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है ना, ज्यादा। नो मतलब जानते, अ ग्रेट डील अबाउट, ठीक है ना, तो नो अ ग्रेट डील अबाउट मतलब किसी भी चीज के बारे में अच्छी खासी जानकारी होना, ठीक है ना। अब इसका देखिए मतलब लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं, अब आपको समझ में आया, ठीक है ना। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट, ठीक है ना। हम, वी मतलब हम जानते हैं, अच्छा खासा जानते हैं, के बारे में, राजाओं के बारे में, और द बैटल्स दे फॉट, और वे युद्ध जो लड़े, ठीक है ना। अब इसका मतलब निकालते हैं ना कि हमें अच्छी खासी जानकारी, हमें अच्छी खासी जानकारी, युद्ध उन्होंने लड़े, ऐसे लिखते हैं। हमें राजाओं के, है ना, राजाओं के बारे में, हमें राजाओं और उनके युद्ध, राजाओं और जो युद्ध उन्होंने लड़े, है ना, ऐसे लिखते हैं। हमें राजाओं और जो युद्ध उन्होंने लड़े। अब देखिए अब ये कहां से आया, वी तो हमने यहां से ले लिया, ठीक है ना। अब वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट, ठीक है ना, हम राजाओं और जो युद्ध उन्होंने लड़े उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। अब ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। अब इसका मीनिंग देखिए क्या निकल रहा है, हमें राजाओं और जो युद्ध उन्होंने लड़े उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। हाँ सही, ठीक लग रहा है। अगर ठीक लग रहा है तो बस मूव अहेड, क्योंकि पहली बार में ही बेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो सकता है। पहली बार में आप लड़ोगे, आपको समझ में तो आ रहा है, एटलीस्ट आपने कुछ तो लिखा। पहली बार में बिल्कुल भी आप बचो, मैं आपको नाइव तरीके से, एकदम जो नौसिखिया होता है उस तरीके से मैं ट्रांसलेट करूं, क्योंकि बिल्कुल बेस्ट मैं लिख दूंगा तो स्पून फीडिंग हो जाएगी, आपका माइंड कल्टीवेट नहीं हो पाएगा, मेंटल फैकल्टी आपकी डेवलप नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसके अतिरिक्त एक और प्रकार का अंतर है, हमें राजाओं और जो युद्ध उन्होंने लड़े उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है, ठीक, ये हमने लिख लिया, ठीक है।
बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज, क्योंकि, अब ये हटा देंगे, क्योंकि देखिए यहां से, बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स, क्योंकि उन्होंने किसने, राजाओं ने, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड्स, है ना, केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज, उन्होंने अपनी या उनकी जीत के अभिलेख, रिकॉर्ड्स मतलब अभिलेख रखे, है ना। अब देखिए क्या ये सेंटेंस कुछ सेंस बना रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जीत के अभिलेख रखे, क्योंकि उन्होंने उनकी तो सही नहीं लगा तो उनकी हटा देते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी। अब कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो यहां पे नहीं मिलेंगे आपको, बस आपको सेंस बनाना है, तो वही ना, जो मतलब समझ में आए उसको आप सही से लिख दीजिए एक बार, ठीक है ना। उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जीत के अभिलेख रखे, अगर बिल्कुल सही है, कहीं भी गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपको ग्रामर का टेस्ट नहीं पास करना है, आप लैंग्वेज बिल्कुल वहां क्लासिकल लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, कहां कॉमा कहां फुल स्टॉप। जब यहां से आप आगे बढ़ोगे तभी तो आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होगे ना, हो जाओगे उस लेवल तक मैं आपको ले जाऊंगा, बट स्टार्टिंग तो आपको यहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जनरली मतलब आमतौर पर ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है ना, सामान्य लोग, आमतौर पर सामान्य लोग आमतौर पर जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, सच एज मतलब इस प्रकार, है ना। अब यहाँ पे क्या हमको लिखना चाहिए, इस प्रकार लिखना चाहिए क्या, जनरली सामान्य लोग। अब यहां पर इसका लिखेंगे जैसे कि, यहां पर इसका मतलब हो जाएगा जैसे कि, है ना। आप सोचिए सच एज मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है ना। अब इस प्रकार अगर इसका मतलब आप देखोगे नेट पे या कहीं पे तो आपको इस प्रकार मिलेगा, जैसे कि आप लगाओगे तो फंक्शनल मीनिंग है, आपको ये अगर समझ में आ गया ना तो आप बहुत सारे, जैसे आपको, हाँ आप ये बताओ सच एज आई डिड दिस एंड सच एज, तो ऐसे कुछ ना कुछ बोलोगे आप तो, क्योंकि ये समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। तो अब बोलते हैं सामान्य लोग जैसे कि, है ना, जैसे कि शिकारी, हंटर्स मतलब शिकारी, जैसे कि शिकारी हो गए, ठीक है ना। फिशिंग फोक्स मछुआरे हो गए, गैदरर्स हो गए जो एकत्रित करते थे, है ना, एकत्रित करने वाले, कुछ भी एकत्रित करने वाले जंगल से, ठीक है ना, हमारे गैदरर्स हो गए। फार्मर्स हो गए किसान और हर्डर्स, ठीक है ना। अब यहां पे और मतलब और माना जाएगा क्योंकि ये लास्ट में लगेगा, और हर्डर्स मतलब पशुपालक, ठीक है, और पशुपालक। अब आप लिख लिया आमतौर पर सामान्य लोग जैसे कि शिकारी, मछुआरे, एकत्रित करने वाले, किसान और पशुपालक, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि जब आपने यहां पढ़ा ना, जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फोक्स, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, ठीक है ना, ने अपने बारे में कोई अभिलेख नहीं रखे, ये कोई सिंपल सा लड़का होगा तो ऐसे लिखेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको रीड करके देखते हैं क्या सही मीनिंग आ रहा है। आमतौर पर सामान्य लोग जैसे कि शिकारी, मछुआरे, एकत्रित करने वाले, किसान और पशुपालक ने, पशुपालकों लिख देंगे यहाँ पर, है ना, पशु। अब इसका मीनिंग सही आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, हर्डर्स मतलब एस लगा है, यानी कि प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो पशुपालक से पशुपालकों ने अपने बारे में कोई अभिलेख नहीं रखे, ठीक है ना, कोई अभिलेख नहीं रखे। अब यहाँ पे कुछ लग रहा है थोड़ा, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, अब ये आ गया यहाँ पे ग्रामर, ठीक है ना। आप क्या करते हैं अपने बारे में, ठीक है ना, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड नहीं रखते थे, अपने बारे में अभिलेख नहीं रखते, अपने बारे में अभिलेख नहीं रखते थे, ठीक है ना, अपने बारे में डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड, जो उन्होंने किया, है ना। अब देखिए यहां पर क्या, इसको जोड़ देंगे, जो उन्होंने किया, नहीं रखते थे, जो उन्होंने किया। अब देखिए क्या इसका मीनिंग निकल क्या रहा है। आमतौर पर, यहां से आमतौर पर सामान्य लोग जैसे कि शिकारी, मछुआरे, एकत्रित करने वाले, किसान और पशुपालकों ने अपने बारे में कोई अभिलेख नहीं रखा या अपने बारे में अभिलेख नहीं रखते थे जो उन्होंने किया, ठीक है ना। ठीक ठाक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हूबहू ग्रामर नहीं सीख रहे, ग्रामर के साथ जो जरूरी ग्रामर वो सीख रहे हैं और बाकी हम अपनी
अपने दिमाग को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया। फिर वाइल मतलब जबकि, आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स, ठीक है ना। अब आर्कियोलॉजी जबकि, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, जबकि पुरातत्व विज्ञान हेल्प्स अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स, ठीक है ना, उनकी जिंदगियों के बारे में, पुरातत्व विज्ञान उनकी, ठीक है ना, जिंदगियों, क्योंकि लाइव्स है, ठीक है ना, प्लूरल है, या फिर जिंदगी भी लिख देंगे, ये भी प्लूरल में ही आता है, ठीक है ना, उनकी जिंदगी के बारे में है ना। देखिए, वाइल्ड आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, ठीक है ना, तो उनकी जानकारी के बारे में पता लगाने, उनकी जानकारी, उनकी जिंदगी के बारे में पता लगाने में हेल्प करती है ना, कोई जाने पता लगाने में मदद करती है, ठीक है, मदद करती है। यहां तक आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब यहां फुल स्टॉप लगाते हैं, मदद करती है। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, अब यहां पर इसका वो मतलब मत जानिए कि देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, ठीक है ना। अब आप इसका मतलब ये समझिए, अभी भी बहुत कुछ है जो जाना बाकी है, तो लेकिन, अब यहां पे बट नहीं लगा, लेकिन ऐसे लगेगा फिर भी, ठीक है ना, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है ना। इसका मतलब स्टिल देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, है ना, स्टिल देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, ठीक है ना। अब आप देखिए कैसे, मतलब ये ऐसा नहीं जरूरी कि आपको, और इसमें देखिए बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ये डिड नॉट की जो मैंने बताया। तो जब आपको जहां जहां जरूरी ग्रामर मिले वहां पर आप पढ़ते चलिए और आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। कहीं भी बैठ जाइए, आप ही अपने आप को बचा सकते हो, कोई और बचाने नहीं आएगा, कोई आपको बताएगा नहीं इस तरीके से, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे कंट्री में इस तरीके का, ना ही कोई यूट्यूब पे चैनल है जो कि आपको इस तरीके से पढ़ाए, ठीक है ना, स्पेशली यूपीएससी के लिए। और अभी मैं स्लोली कर रहा हूं जिससे कि आप लोग थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएं, उसके बाद अच्छे से और भी मतलब लंबे वीडियोस, बड़े वीडियोस, सीधे कंटेंट पे, टॉपिक्स पे, ठीक है ना, सिलेबस से रिकॉर्डिंग सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। और अदर्स जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, किसी भी एज के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी स्कूल से हो, कहीं भी विलेजेस में हो, जिनके पास अच्छा फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है ना, नहीं वो मेहनत कर सकते, या उनके पास इतने पैसे थे नहीं पहले कि वो अच्छे स्कूल में जा सकें, ठीक है ना, ऐसे सारे लोग आकर के जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जो ये लिखा है, जब ये सीख, देखिए ये थोड़ा छोटे में लिखा है, ये थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, तो इंग्लिश ज्यादा बेटर रहेगी आपको। अब चलिए आप ये समझ गए, ठीक है ना, इसको आप 5-6 बार देखिएगा। अब इसको देखते हैं, अब थोड़ा स्पीकिंग की प्रैक्टिस पे आते हैं, ठीक है ना। जब भी किसी के माइंड में आता होगा कुछ यार बोलते हैं कैसे बोले। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या दिक्कत होती है, कहीं भी किसी भी स्कूल में जाओगे, किसी भी कोचिंग में जाओगे तो क्या है, ही गोज टू स्कूल, वही वाला है ना, ही प्लस एससीआईएस जो भी वर्ब लगे उसके आगे एससीआईएस लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, यू टेक टी, आई टेक टी, ही विल टेक टी, शी विल टेक टी, यही उसको याद कर लिया। फिर आपने पूरा चाय पीने के बाद क्या है, अब आप जब आए घर लौट के तो आप उसको प्रैक्टिस कहां करोगे, आपको खुद स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। वैसे ही नहीं आती चीज पहले तो, और फिर आपसे खुद ही बोला नहीं स्टोरी भी खुद क्रिएट करो, तब फिर प्रैक्टिस करो, तब तो फिर हो चुका, इसीलिए तो नहीं आती। वो गलत मेथड है एक हिसाब से बोलने के लिए, ग्रामर जानने के लिए सही है, बट बोलने के, बट अगर वो ग्रामर जान भी गया तो क्या करोगे, कहां अप्लाई करोगे, कहीं नहीं। बट अगर बोलना सीख गए, जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो सीख गया, तभी तो फायदा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक स्टोरी आपके पास है। ये जो स्टोरी लिखी है ना हिंदी में और इंग्लिश में, ये स्टोरी आपके पास है। तो आप जब कुछ भी बोलना, अगर मैं आपसे बोलूं बोलो, कैसे भी बोलो, कुछ भी बोलो, तो एटलीस्ट ये स्टोरी है, कुछ वर्ड्स तो आप याद करोगे, वोकैबुलरी याद करोगे, कुछ एक आधे सेंटेंसेस याद करोगे, कुछ आपको डिड याद रहेगा, कुछ आपको याद रहेगा, अच्छा मतलब देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, अच्छा अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो जाना बाकी है, अच्छा तो मतलब आपके वहां, हाँ यार स्टोरी तो है मेरे माइंड में, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा माइंड ब्लैंक है, कुछ तो है दिमाग में भी, है ना। अब कैसे प्रैक्टिस करते हैं, अब स्टार्ट कैसे करें, फर्स्ट थिंग मतलब कैसे करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला वर्ड है, तो आपने कुछ ना कुछ याद किया होगा। अब यहीं स्टार्ट हो, बिसाइड्स, जैसे बोलना हो, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ, बिसाइड्स देयर इज, जैसे होता नहीं बिल्कुल, जो स्टार्ट करता फर्स्ट टाइम ना, उसकी नजर नहीं मिलती, आई कांटेक्ट नहीं होता, इधर उधर देखता है, ठीक है ना, स्टटरिंग होती है, बिल्कुल स्टैमरिंग होती है, नहीं बोल पाते, फिर अंडर कॉन्फिगर, यार नहीं हो पाएगा मुझसे। वो सब अगर आपके साथ हो रहा है, आप अगर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। पहले दिन में कोई बिल्कुल छक्का नहीं मारता, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, पहले दिन किसी की लिखती नहीं, बिल्कुल कवर ड्राइव, ठीक है ना।
आपको ऐसे सीखना स्टार्टिंग, ठीक ना। अच्छा आपको एक लाइन आती है बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। अच्छा मतलब इसके अलावा कुछ और तरीके का अंतर भी है। आप ऐसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सीखिए, ऐसे समझाइए अपने दिमाग को। अच्छा बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। तो बोलने की भी प्रैक्टिस करिए, इस लहजे में बोलिए कि जैसे लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल हिंदी में बोल रहे हैं। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ, देखिए हाथ का मूवमेंट देखिए, फेस का एक्सप्रेशन देखिए, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ। फिर आपके दिमाग से उतर गया तो अरे मैं क्या बोलूं, बिसाइड्स देयर, तो ऐसा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बट ऐसे ही तो प्रैक्टिस करेंगे, यही तो मैं बता रहा हूं आपको। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, जब आप 8-10 बार बोल लेंगे ना तो ऐसे ही फ्लुएंट निकले। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। तो एक लाइन आपको आई ना, नहीं से तो बेहतर होगा ना, माइनस से तो प्लस में आ गया ना। फिर उसके बाद आप देखो, अच्छा वी नो, अच्छा अच्छी खासी जानकारी अगर किसी चीज के बारे में हो तो क्या फ्रेज यूज करते हैं, आप समझ लो खुद का बनाया हुआ फ्रेज मैं आपको दे रहा हूं, बस आप ऐसे समझो, जो बता रहा हूं बस वही आखिरी सत्य है, बस आप इसी को याद कर लो। अच्छा वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द किंग, अच्छा वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स। आप ये मत समझना इसको कि मैं आपको रटा रहा हूं, रटोगे कब तक, बट आप बोलने की कोशिश करोगे तो दिमाग में कुछ तो रह जाएगा, फिर आप उसको नेक्स्ट डे आप अपने आप से बोलिए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप इसको बोलने की पूरी कोशिश करिए जहां तक भी आप इसको बोल पाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, अब जब ये हिंदी लिख गई अब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अपनी मर्जी से, और उस ट्रांसलेशन का स्क्रीनशॉट लेके आपको इस नंबर पे मुझे सेंड करना है, ठीक है ना। 7080507433, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड व्हाटएवर यू आर राइटिंग। आपको हिंदी से इंग्लिश में लिखना होगी अपने शब्दों में, ठीक है ना। वोकैबुलरी याद कर लीजिए, उसके बाद जो भी टेंस में चाहे जहां जा रहा हो जाने दो, आप लिखो जितना बेस्ट लगा सकते हो एफर्ट, फिर मैं आपको सही करके भेजूंगा, ठीक है ना। उसके बाद स्पीकिंग की आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसको आप मुंह से बोलिए, बोलने के बाद आप मुझे उसका वॉइस नोट्स भेजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर, जो भी गलती होगी आई विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू, ऑलराइट। तो फिर अब हमने कहां शुरू किया था, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड्स ऑफ डिफरेंस, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। We know a great deal about, we know a great deal about kings. We know a great deal about kings. We know a great deal about kings and the battles they fought, and the battles they fought. We know a great deal. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept record of what? Of what? Of their victories, because they kept record, because they kept record of their victories. मतलब उन्होंने अपनी जीत के रिकॉर्ड रखे, है ना। because they kept record of their victories, generally ordinary people such as hunters, herders, farmers, है ना, etc, है ना, hunters, herders, farmers, ठीक है ना, ऐसे करके। अच्छा ऑर्डिनरी, नो नॉट ऑर्डिनरी, जनरली मतलब हम तो जनरली, तो जनरली पहले आएगा, जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स एंड फिशिंग फॉक्स, या फिशिंग, तो ऐसे वोकैबुलरी याद आएंगी, जब आप बोलना पड़ेगा तो अपने आप आएंगी। सो जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, फिशिंग फॉक्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे जो उन्होंने किया, है ना। हाँ, they did not keep record of what they did, ठीक है ना। यहां तक आप आगे यार, यहां तक आगे खुशी होगी आपको, फिर अच्छा लगेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद while archaeology helps us to find out about their lives, है ना, about their lives, तो आप बोलोगे, आप खुद से बोलो फिर आप मिलाओ। अच्छा while archaeology helps us, तो इससे क्या होगा ना कि आर्कियोलॉजी के आगे जब हेल्प लगाए ना तो उसमें एस लगाए, तो आप जब बोल के प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि जहां भी आर्कियोलॉजी आएगा या कोई भी अगर वर्ड आएगा तो हेल्प को आप मोस्टली हेल्प्स, तो आपको ये पूरा सेंस समझ में आएगा। अच्छा 5 बार, अच्छा while archaeology helps us to find out about their lives, है ना, there is still नहीं still तो लगा नहीं, but मतलब there is much that remains unknown, ऐसे करके आप बोलने की प्रैक्टिस करिए। कोई और तरीका नहीं, कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जितना आप ऑल ऑफ अ सडन आप स्टैंड करोगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, देयर विल, मतलब कोई दिन ऐसा आएगा नहीं, किसी के लाइफ में नहीं आता, और कोई भी बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी, ठीक है ना। आपको याद करनी पड़ेगी वोकैबुलरी थोड़ी बहुत, आपको ग्रामर जितनी जरूरी वो समझनी पड़ेगी, स्टोरी आपके माइंड में होनी चाहिए, ऐसी सारी चीजों के साथ आप बोलना शुरू कर सकते हो। सो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप इसको शेयर करिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में, जिससे कि उनके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं उसको रियलाइज किया जा सके और उनको एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में बनाया जा सके, जिससे उनका रिजल्ट और बेहतर हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।